हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है उसके सेमराइजेशन के बारे में। सेमराइजेशन दैट मीन्स कि वो कहाँ से आया, किसने उसको दिया और क्या ये आगे तक के कॉन्सेप्ट के लिए टिका रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। एक्चुअल में जब हमारा ऑक्टेट रूल फेल हो गया, ऑक्टेट रूल जो शुरुआत में डिफाइन करवा रहा था कि आखिर क्यों कोई भी एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी क्यों आपस में मिलते हैं या एक एटम दूसरे एटम से जाके मिलता है, केमिकल रिएक्शन करता है, तो उसका रीजन ऑक्टेट रूल था। लेविस एंड कॉसेल ने हम लोगों को ये दिया था। लेकिन ऑक्टेट रूल कई जगहों पे क्या हो गया, फेल हो गया। और कई जगहों पे फेल हो जाने के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई केमिस्ट्री में कि आखिर वो चीजों को डिफाइन कौन करेगा, यानी एक सटीक विदाउट रूल के, या हमारे पास अगर कोई रूल नहीं रहेगा या हमारे पास कोई सटीक इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई एटम आपस में कॉम्बिनेशन क्यों करता है, यानी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन क्यों करता है, कंपाउंड क्यों बनाता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं लिनियस पॉलिंग एंड जॉन सी स्लेटर। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जिन लोगों ने 1928 में एक थ्योरी प्रेजेंट की लोगों के सामने, जब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि आखिर एटम कंबाइन क्यों करते हैं ड्यू टू ऑक्टेट रूल। ये कुछ लोगों पे लागू होता है लेकिन कुछ एक्सेप्शन के केस में चले जाते हैं। और आखिर केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों होता है, ये ऑक्टेट रूल पूर्ण रूप से नहीं डिफाइन कर पाता है। तब जाके इन लोगों ने एक थ्योरी दी, इसको नाम दिया गया द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अब इस थ्योरी का मतलब क्या है इसको समझिएगा। इन्होंने बोला कि जब भी दो एटम कंबाइन कर रहा है, कंबाइन मतलब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड से मतलब समझिएगा कि यहाँ पे जब कंबाइन करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जब ये कंबाइन करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, व्हेन एटम फॉर्म्ड कोवैलेंट बॉन्ड when atom formed covalent bond, so the reason behind it is overlapping। तो उन लोगों ने क्या कंडीशन रखी कि अगर कोई एटम फॉर्म कर रहा है कोवैलेंट बॉन्ड या क्या हो रहा है, एटम कंबाइन हो रहा है, तो कंबाइन होने का कारण क्या है कि वो क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है या कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो ओवरलैपिंग कर रहा है। ओके, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो इस थ्योरी का मत था कि भैया अगर ओवरलैपिंग कर रहा है कोई एटम तब जाके वो कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, तब जाके वो कंबाइंड होगा। जबकि ऑक्टेट रूल में ये बोला गया था कि अगर उसके वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब वो स्टेबल हो जाएगा। और वो स्टेबिलिटी के चक्कर में कॉम्बिनेशन बना रहा है, यानी तब वो उस कारण ही क्या बना रहा है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। ऑक्टेट रूल का ये मत था। जबकि इन लोगों का मतलब था कि ये ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस शेल के, बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in their outer cell orbital, यानी इनके आउटर सेल के ऑर्बिटल के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं। इसी कारण इनको पेयर्ड करने के लिए क्या किया जा रहा है, उनको पेयर्ड करने के लिए ओवरलैपिंग कराई जा रही है। तो ओवरलैपिंग क्यों हो रही है, वो तभी होगी जब उनके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके आउटर सेल के ऑर्बिटल में, तो वो पेयरिंग कराने के लिए ओवरलैपिंग करा रहे हैं। तो आपको तो ये पता ही होगा कि ओवरलैपिंग क्या होती है ना, ठीक। तो उनका जो मतलब था मैंने बता दिया आपको कि वो क्यों करते हैं, क्यों कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने ये प्रेजेंट किया था कि भैया इसलिए करते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो पेयर के चक्कर में ओवरलैपिंग करते हैं। अब ओवरलैपिंग क्या होती है वो तो आप पूछने के मतलब
मोड में नहीं होने चाहिए, बिकॉज ओवरलैपिंग आपने अच्छे से कंफर्म कर लिया कि ओवरलैपिंग क्या होती है। एक्चुअल में ओवरलैपिंग पढ़ाने से पहले मुझे ये पढ़ाना चाहिए था कि द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, क्योंकि ओवरलैपिंग इसी का इन्वेलप है, मतलब इसी का डेवलपमेंट है। ये थ्योरी आई और इस थ्योरी के अंदर प्रेजेंट किया गया ओवरलैपिंग, और इसीलिए हम लोग ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं। आएगा समझ में? तो ओवरलैपिंग कुछ अलग नहीं था, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो लिनेस पॉल एंड जॉन सी स्लेटर के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। ठीक है ना। अब आगे देखूं मैं, तो ओवरलैपिंग के इस केस को या द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग अब अप्लाई करते हैं। चूंकि ओवरलैपिंग हमने समझ लिया है, तो अब हम इस चीज को अप्लाई करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बता रही है या जो केसेस को डिफाइन कर रही है, क्या वो सब पे सटीक बैठ रहा है, क्या ये भी थ्योरी फेल हो जाएगी, क्या कोई नया आविष्कार होने वाला है। तो चलिए सब कुछ देखते हैं। अब हम एक ऑब्जर्वेशन लेंगे और इसको चेक कर रहे होंगे, किसको? द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, ठीक है ना। चेक करते हैं, और चेक करने के लिए हम लोग एक मॉलिक्यूल का सहारा लेंगे, वो है CH4। ठीक है, तो CH4 पे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लगाने वाले हैं और चेक करते हैं। चलो देखो, तो CH4 का अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग हुई है तभी ये कंबाइंड हुए हैं। तो चलो देखते हैं इनके क्या बोलते हैं ऑर्बिटल की स्थिति, और तब देखते हैं किस तरीके से कंबाइंड हुए होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले C को लेते हैं। कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2 यही होगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा डबल 1 2 3, तो 1 2 ऐसे ही होगा। ये किस स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में है। और ओवरलैपिंग के होने के लिए क्या केसेस बनते हैं कि भैया ग्राउंड स्टेट में हो या एक्साइटेड स्टेट में हो, जहाँ पे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो इसको एक्साइटेड स्टेट में डाल देता हूँ मैं। एक्साइटेड स्टेट में डालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 2s1 हो जाएगा, यहाँ पे 2p3 हो जाएगा। अगर मैं देखूँ इसको तो ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया। तो टोटल कितने हो गए? यानी यहाँ से कूद के ये कहाँ चला गया होगा? यहाँ पे आ गया होगा, यानी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला आया होगा। जब ये यहाँ पे चला आया तो अब टोटल फिलहाल में अगर ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो टोटल केवल और केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेयर्ड है। 2 अनपेयर्ड का मतलब 2 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी फिलहाल में कितने हो गए? 4 हो गए, यानी 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख भी लिया है, कार्बन की टोटल जो कोवैलेंसी होती है 4 होती है, चारों के चारों प्योर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, है ना। तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से हाइड्रोजन की स्थिति देख लो, तो ये क्या होता है? 1s होता है, 1s1 होता है, यानी इसके पास भी आउटर सेल के अंदर कितने हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखना, यही मेरा क्या है? आउटर सेल है या वैलेंस सेल है। इस वैलेंस सेल के अंदर हम मैं बात करूं तो टोटल कितने मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 4। और हाइड्रोजन की स्थिति देखूं तो इसके पास एक ही सेल ही है, और उसी सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, और उस ऑर्बिटल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी ये ऑलरेडी अनपेयर्ड है। तो ये सब पेयरिंग के चक्कर में, यानी ये भी अपने आप को पेयरिंग कराना चाहेगा, यानी ये जो एक दिख रहा है वो डबल कराना चाहेगा, पेयर्ड में रखना चाहेगा। तो पेयरिंग करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ ही तो ओवरलैपिंग करेगा, अपने आप से तो अभी फिलहाल में करेगा नहीं, है ना। या तो एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, अब सिंगल सिंगल खड़े खड़े रहेगा, अचानक से शक्तिमान वाली शक्ति तो आएगी नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन टपक जाएगा और इसका तुरंत हो जाएगा कंप्लीट, यानी ये पेयर्ड हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको कहीं ना कहीं दूसरे से कंबाइन होना पड़ेगा, जाके मिलना पड़ेगा, तब जाके ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग के बाद पेयर्ड होंगे। तभी इसी कारण ये ओवरलैपिंग के चक्कर में जाके किससे मिलेगा? कार्बन से। अगर इसको ओवरलैपिंग नहीं करना होता, इसको पेयरिंग नहीं कराना होता, तो भैया ये नहीं जाता, ना ही कंबाइंड होता, ना ही कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता। क्लियर है बात? यही बात वैलेंस थ्योरी बता रही है। तो अब देखो क्या होगा? पेयरिंग कराया जाएगा, तो देखो यहाँ पे कितने कितने हाइड्रोजन है? 4। तो सबसे पहले भाई जरूरी भी है, क्योंकि कार्बन को के अंदर 4 अनपेयर्ड है, चारों को पेयर करना है। तो एक बार हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, इस वाले के साथ करेगा पेयरिंग, फिर यहाँ पे एक बार जाएगा तो इसके साथ करेगा, फिर तीसरा वाला हाइड्रोजन इसके साथ, और चौथा वाला हाइड्रोजन इसके साथ। मैंने एक ही से तीर के वो चारों को मारा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, चारों अलग अलग कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं ना भाई? चारों करेंगे, जैसे चलो अलग अलग कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखूंगा तो हाइड्रोजन की ये स्थिति यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ, ये 1s1। फिर यहाँ भी आएगा तो ये ऐसे ही होगा 1s1। फिर यहाँ भी देखोगे, मतलब 4 हाइड्रोजन लेके आ रहा हूँ, तो चारों का अपना अपना अलग अलग स्थिति रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे 1s1 सॉरी, यहाँ पे बस ये लगाओ 1s1 हो गया। यहाँ पे इसके साथ ओवरलैपिंग, यहाँ भी ओवरलैपिंग, यहाँ भी ओवरलैपिंग, यहाँ भी ओवरलैपिंग, सबने कर लिया।
अब यहाँ पे देखो कैसी ओवरलैपिंग हुई है सर, यहाँ पे s ऑर्बिटल की s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हुई है, यानी यहाँ पे ss ओवरलैपिंग हुई है। भाई ओवरलैपिंग के भी कई सारे तरीके होते हैं, जबकि यहाँ पे देखो कि s का p के साथ, यानी s ऑर्बिटल ने p के साथ ओवरलैपिंग किया, यानी sp ओवरलैपिंग हुई है। फिर यहाँ भी देखो तो s ने p के साथ किया है तो sp ओवरलैपिंग, यहाँ s ने p के साथ किया यानी sp ओवरलैपिंग, तो sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, यानी 3 ठो sp ओवरलैपिंग और 1 ठो ss ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का केस क्या है, यहाँ पे कैसे कैसे हुआ समझ में आ गया। अभी होने से क्या होगा, यहाँ पे जब ये कंबाइंड हो जाएंगे तो कंबाइंड का ऑर्बिटल भी हो जाएगा, ऑर्बिटल भी क्या हो जाएंगे कंबाइंड, और ये देखिए ये और ये मिल जाएंगे तो ये कंबाइंड बनाएंगे, यानी एसएस का देखा जाए तो कुछ ऐसे हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। भाई ये अपने आप को अपोजिट स्पिन में डाल देगा। अब जरूरी नहीं है कि ये डाले। अब इसका कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया गया कि कार्बन वाला जो इलेक्ट्रॉन है उल्टा हो जाएगा और हाइड्रोजन वाला सीधा रहेगा, या हाइड्रोजन वाले का क्या बोलते हैं अपवर्ड रहेगा और कार्बन वाले का डाउनवर्ड हो जाएगा। तो वो अपने ऊपर निर्भर करता है, आपस में क्या बोलते हैं, इतनी समझदारी है कि दोनों के दोनों आपस में नेगोशिएशन करके कोई एक कहेगा कि ठीक है मैं अपोजिट स्पिन में रह जा रहा हूँ और तुम क्या करो अपवर्ड वाले में रह जाओ, ठीक है ना। ये दोनों अपने स्पिन को अपोजिट कर लेंगे तभी तो रह पाएंगे, नहीं तो फिर रिपल्सन ज़्यादा नहीं क्रिएट हो जाएगा, यही कारण है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ भी क्या हो गया, एसपी के अंदर भी पेयर्ड हो गया, यहाँ भी पेयर्ड हो गया, यहाँ भी पेयर्ड हो गया। तो आई होप ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पेयर्ड हो गया और ये आपके माइंड में क्लियर हो गया कि कैसे ओवरलैपिंग हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब भाई ऑब्जर्वेशन खत्म नहीं हुआ, अब समझना क्या है केस ये समझना कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू वीवीटी की बात करूं, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मैं बात करूं, तो इसने ये देखा कि यहाँ पे 4 तरीके के बन रहे हैं, एसएस बन रहा है, एसपी बन रहा है, यानी 4 तरीके की ओवरलैपिंग हो रही है। तो एसएस एसपी 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 बन रही है। अब इसमें भी अगर मैं बात करूं कि कहाँ पे मतलब ओवरलैपिंग तो 4 जगहों पे हुई है, इन चारों में से कहाँ पे ऐसी ओवरलैपिंग हुई है जिससे स्ट्रेंथ वाली यानी बॉन्ड जो बना होगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग के बाद क्या बनेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये जो बॉन्ड बना होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एसएस वाले का होगा कि एसपी वाले का होगा कि एसपी वाले का, मतलब कुल मिला के एसएस वाले का होगा कि एसपी वाले का होगा। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी क्या होते हैं, अगर इनके बगल में नंबर सेम है तो इसका मतलब हम वहाँ पे चेक करते हैं, भाई नंबर सेम होने का मतलब यहाँ पे क्या है, एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एसपी है, मतलब कुल मिला के आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। बिल्कुल देखोगे तो सब क्या है, 2 ही वाले हैं, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। जैसे ये देखो ये 1s वाला, ये 2s वाला है, ये 1s है, ये 2p है, ये 1s है, ये 2p है, ये 1s है, ये 2p है। तो अगर देखोगे तो 2 1 कितना हो गया, 3 2 1 फिर 3 2 1 3 2 1 3, सब जगह पे नंबर क्या है, n की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, उस कंडीशन में ये देखते हैं कि अच्छे तरीके से कहाँ पे इंटरलॉकिंग हुई है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, सबसे अच्छे वाली क्या वहाँ पे होती है, पीपी होती है, फिर पी के बाद क्या होती है, एसपी होती है, और एसपी के बाद होता है एसएस, है ना। यानी सबसे अच्छा बॉन्ड तो पीपी का होता है, यानी सबसे ज़्यादा इंटरलॉकिंग यहाँ पे होती है, यानी अच्छा मजबूत बॉन्ड यहाँ पे बनता है। एसपी वाले में थोड़ा सा इससे कमज़ोर बनता है, लेकिन एसएस वाले से ज़्यादा बनता है, और सबसे कमज़ोर कहाँ पे बनता है, एसएस वाले का, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा इस केस को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं ऐसे बना सकता हूँ, एक पी वाला, या सिंपल बनाओ एक यहाँ पे, ये पी वाला है, सिंपल समझ सकते हो, ये पी वाला है सब, और यहाँ पे आपका एस वाला है। भाई कार्बन के पास 2 है ना, 3 ठो पी वाले ऑर्बिटल थे, आपको देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यानी 3 ठो अनपेयर्ड वाले में चले जाएंगे, और 1 ठो कहाँ पे है, आपका एस वाले में है। तो हाइड्रोजन जब भी आ रहा है तो कैसे कर रहा है, वो गोलाकार यानी सर्कल वाला, क्योंकि हमेशा उसका क्या है, एस वाला है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, है ना। कुछ इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हाइड्रोजन वाला सब केस है, ये सब हाइड्रोजन है। तो अगर बात किया जाए तो 1 2 3, यानी इस केस में जो बॉन्डिंग हुई होगी इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इस वाले की। ये एस वाला है जबकि ये क्या है, एस पी वाले हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एस एस से ज़्यादा किसके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ एस पी के पास ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एस पी क्रिएट more strengthful bond than SS orbital overlapping,
यानी एसएस ऑर्बिटल के द्वारा जो ओवरलैपिंग की गई है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड किसने क्रिएट किया होगा, sp ने, क्योंकि इंटरलॉकिंग यहाँ पे क्या हुई होगी, ज़्यादा हुई होगी। चल रहा है बिल्कुल, है ना, हाँ या ना, बिल्कुल। तो इस आधार पे देखा जाए तो कार्बन यानी CH4 के अंदर 3 ठो जो होंगे 3 बॉन्ड्स जो हैं, इन 3 बॉन्ड जो हैं यहाँ पे sp वाले वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले होंगे, जबकि एक जो होगा कमज़ोर होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, जो ऑब्जर्वेशन की मैंने कि 3 बॉन्ड आर हैव स्ट्रेंथ बट one bond is weak। यहाँ पे स्ट्रेंथ मत लिखो, स्ट्रॉन्ग लिखो, यानी 3 बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग बट 1 बॉन्ड इज वीक। तो एक तो कमजोर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एक तो कमजोर होगा, बाकी 3 क्या है, मजबूत है, ठीक है ना। सिंपल बात ये समझ में आई, ओके बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं कर लूँ, दूसरी बात और समझना, तो दूसरी बात और एक क्या नज़र आई, ये नज़र आई कि अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाले कैसे हुए होंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुए होंगे, मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग जो दिख रहा है वही ऐसे ही हुए होंगे, ये भी ऐसे ही हुआ होगा, ये भी ऐसे ही हुआ होगा, यानी इनका जो है सिंपल नज़र आ रहा है कि ज्योमेट्री जो होगी ये एकदम फिक्स्ड है। भाई इनका तो हमको पता है ना, ये ऐसे ही आए होंगे, है ना, एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे ऐसे आए होंगे। भाई एक जेड एक्सिस पे आया होगा, भाई पी के अंदर 3 है, यानी पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो एक कहाँ से हुआ होगा, पी एक्स हुआ होगा, एक पी वाई का हुआ होगा और एक पी जेड का हुआ होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात कर लें, समझ पा रहे हो ना, मैंने बोला पी एक्स रहा होगा, एक पी वाई रहा होगा और एक पी जेड रहा होगा। तो अगर पी एक्स रहा होगा तो मुझे एस को भी कहाँ से लेके आना पड़ेगा, एक्स से ही लेके आना पड़ेगा। अगर पी वाई रहा होगा तो एस को वाई से, पी जेड रहा होगा तो एस को भी जेड से। लेकिन अगर एस एस की बात कर लूँ मैं, एस एस ओवरलैपिंग में, तो मैं इसकी ज्योमेट्री रिफाइन नहीं कर सकता, यानी मैं ये नहीं बता सकता कि ये किधर से किया होगा। एस एस तो यहाँ से भी कर सकता है, एस यहाँ से भी कर सकता है, 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 तो कहीं से भी कर सकता है, ये कोई फिक्स इसका पोजीशन नहीं है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 के ओवरलैपिंग का हमको पता है कि कहाँ से हुआ होगा, यानी इन तीनों का हमको ओवरलैपिंग का आइडिया, ज्योमेट्री सब पता है, लेकिन एसएस वाले का हमको नहीं पता है। यानी अगर हम क्लियर बोले तो हमें यह नहीं पता है कि इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, क्योंकि ये तीनों तो सटीक है, लेकिन इसका हमको ज्योमेट्री नहीं पता होने के कारण ओवरऑल मैं देखूंगा तो मैं नहीं बता सकता कि ओवरलैपिंग के कारण जो ज्योमेट्री होगी, इनकी जो संरचना होगी उनकी कैसी होगी, है ना। क्लियर है बात, बिल्कुल। तो मैं दूसरी बात क्या से लिख सकता हूं, जियोमेट्री नॉट डिफाइंड, ज्योमेट्री नॉट डिफाइंड। क्यों, आप लिखोगे, क्लियर लिखो, आप लिखोगे बिकॉज एसएस ओवरलैपिंग हाउ अकर डोंट आइडिया occur do not a exact idea, simple get a exact idea, यानी हमें एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री हम नॉट डिफाइंड मानते हैं, ठीक है। तीसरी बात और समझेंगे, तीसरी बात इसने ये बोली कि जो हो रहा है यहाँ पे ओवरलैपिंग, तो आप खुद समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब अगर मान लीजिए 3 है, ये पी एक्स है, मान लो ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यस और नो। यानी तीनों के तीनों यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है तो इसमें जो ऑर्बिटल है वो मेरे कैसे होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। अब परपेंडिकुलर का मतलब यानी ये इन दोनों के बीच में 90 का बन रहा होगा, इसके और इसके बीच में भी क्या बन रहा होगा, 90 का बन रहा होगा, यहाँ पे भी, और इसके और इसके बीच में भी 90 का बन रहा होगा। टोटल कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 4 बॉन्ड बन रहा है। यानी अगर मैं बात करूं CH4 के अंदर तो टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। इसमें से 3 बॉन्ड जो है, इसमें से 3 बॉन्ड क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, है कि नहीं है। यानी यहाँ पे पीएक्स वाला ऐसे रहा होगा और उसके साथ एस ऑर्बिटल का हुआ होगा, फिर पी वाई का हुआ होगा, उसके साथ एस ऑर्बिटल का हुआ होगा, तो पी एक्स और पी वाई के बीच में
90 का, फिर पी वाई और फिर इधर पी जेड कर रहा है ऐसे, तो पी वाई पी जेड के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ होगा वो भी 90 होगा, है ना। जबकि पी वाई पी जेड का पी एक्स के रेफरेंस में देखा जाए तो वो भी कैसा होगा भाई, ये रहा पी जेड और ये रहा मेरा पी एक्स, मतलब ऐसे समझ लो, ये पी जेड है, ये पी एक्स है, तो इसके बीच में 90 है, पी जेड का पी वाई के साथ 90 है और पी वाई का पी एक्स के साथ 90 है। तो अगर देखा जाए तो तीन का आपस में कैसा है 90-90 का है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये पी एक्स है, ये पी वाई है और क्या तीसरा होगा पी जेड होगा। अरे भाई अभी जस्ट देखा गया है तीन पी ऑर्बिटल के, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल से आए हैं और तीनों अलग अलग से आए हैं, ये भी समझो। अगर ऐसा होता कि सिर्फ दो ही का हम लेते, मतलब दो ही ऑर्बिटल से लिए, तो ये पी एक्स होता, ये पी वाई होता, पी जेड वाला आया नहीं था। लेकिन यहाँ पे पी एक्स से भी आ रहा है, पी वाई से भी आ रहा है और पी जेड से भी आ रहा है। जैसे आप डी के अंदर 5 बनाते हो, 1 2 3, काहे बनाते हो? क्योंकि पांचों ऑर्बिटल का अपना अपना क्या होता है, एक शेप होता है। जैसे 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पे मान लो 5। तो मान लो ये वाला जो होता है मेरा डी एक्स वाई होता है, ये डी वाई जेड होता है, डी वाई जेड, ये डी जेड एक्स हो जाता है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और ये डी जेड स्क्वायर हो जाता है। तो टोटल 5 होते हैं और पांचों का अपना अपना क्या होता है, शेप होता है, आपको ये पता है, आई बात समझे। उसी तरीके से तीन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं पी ऑर्बिटल से, तो एक पी एक्स का रहा होगा, यानी एक का शेप पी एक्स होगा, दूसरा पी वाई होगा, तीसरा पी जेड होगा। भाई तीनों अलग अलग एरियाज में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना। तो इसी कारण जो CH4 है, इस CH4 के अंदर 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड का जो एंगल होगा, 3 बॉन्ड का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री क्रिएट कर रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे होंगे, यस और नो। लेकिन चौथे वाले बॉन्ड को हम फिर से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एसएस पता नहीं कैसे मिला होगा, ऐसे मिला होगा, ऐसे मिला होगा, ऐसे मिला होगा, पता नहीं कैसे मिला होगा। तो 3 बॉन्ड का तो हमको फिक्स है, लेकिन चौथे काम को नहीं डिफाइंड है बस समझ में। चलिए तब इसी को समराइज करते हैं हम लोग, जितना अभी तक समझा इस चीज़ को लिख देते हैं कि बहुत कुछ लिख दिया इस बोर्ड पे, अब हमें भी नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हम लिख देते हैं। तो CH4 की कहानी थी, और CH4 के बारे में यानी अकॉर्डिंग टू VBT अगर मैं बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू VBT अगर देखूंगा मैं, तो सबसे पहली बात आई कि 3 बॉन्ड इन CH4 is stronger यानी strong, and one bond in CH4 is weak, यानी 3 ठो क्या है इसके अंदर मजबूत है, जबकि एक क्या है कमजोर है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी है कि 3 बॉन्ड ऑफ CH, ध्यान देना यहाँ पे मैं CH4 लिखूँ या CH लिखूँ, क्योंकि C और H के बीच में जो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड ऑफ CH आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। यानी एक दूसरे से तीनों बॉन्ड क्या है, परपेंडिकुलर है CH में, एंड वन बॉन्ड ऑफ CH इज नॉट डिफाइंड, यानी दूसरा वाला जो आप देखे ना SS ओवरलैपिंग, वो वाला डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है। जैसे S का P के साथ जब हो रहा है तो 90 बनाएगा, 100% है, तो मतलब ऐसे समझो SP अगर मैं बात करूं, ऐसे नहीं कह सकते हम। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना होगा इसके रिस्पेक्ट में वो 90 डिग्री पे होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड होगा इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर टू रेस्पेक्टिवली ईच अदर, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो 90 हो गया, जबकि यहाँ पे जो बना होगा इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बना रहे होंगे। अच्छा, तीसरी बात इसके अंदर क्या आई कि ज्योमेट्री डिफाइंड ही नहीं है। ज्योमेट्री क्यों नहीं डिफाइंड है? ड्यू टू SS, है ना, कि कहाँ से वो कर रहा है वो मुझे पता ही नहीं है, तो ज्योमेट्री नॉट डिफाइंड। तो इतनी बातें किसने बता दी भैया? इतनी बातें बताई VBT ने, ठीक है ना। VBT ने इतनी बातें बता दी कि CH4 के अंदर देखो ये चीजें हैं कि 3 बॉन्ड इसके क्या है, स्ट्रांग है, 1 बॉन्ड कमजोर है, जबकि 3 बॉन्ड आपस में परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं, जबकि 1 बॉन्ड पता नहीं कैसे चल रहा है, उसका तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग। और ज्योमेट्री डिफाइंड नहीं है क्योंकि SS को हम लोग क्लियरिफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, क्यों कैसे करेगा। तो ये VBT ने निकाल के CH4 के बारे में दे दिया, अपना जो भी समझ था, जो भी
दिमाग था, जो भी मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू उसने CH4 के बारे में इतनी बातें डिफाइन कर दी। अब बात थी उस चीज़ को यानी VBT को प्रूफ करने की। देखो हर चीज़ मैंने बोला ना केमिस्ट्री है ये, केमिस्ट्री के अंदर सभी चीज़ों का एक लिमिटेशन होता है, तो इसकी भी एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन कहाँ पे फेल होती है, जब एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये CH4 पे आई, CH4 पे आने के बाद जब इसने बातें बोल दी, चूंकि ये सबके बारे में ऐसे बोलती आई, सब लगभग जगहों पे इसका सही हो गया, लेकिन जब CH4 पे आई, देखो हर बार जब ये बोलती तो मतलब किसी के बारे में VBT मतलब अपना कॉन्सेप्ट लेके आती, तो फिर उसका क्या होता था, एक्सपेरिमेंट होता था, फिर प्रूव हो जाता था कि हाँ ये जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं है, तो बोल रहा है सही है तो बात खत्म। फिर उसी तरीके से CH4 वाले में भी हुआ, विद द कॉन्फिडेंस VBT ने बोल दिया। अब इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन एक्सपेरिमेंट हुआ ना तो वहीं से VBT की कहानी गड़बड़ा गई। तो जब एक्सपेरिमेंट में गए तो क्या नजर आया, एक्सपेरिमेंट में जो जो नजर आया उसको मैं लिख देता हूँ। अब ये तो बातें VBT ने कही, अब एक्सपेरिमेंटली जो जो बातें लिखी गई वो समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या नजर आया, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, तो वो पहली बात नजर आई कि इन CH4 all four bonds are equal strength। जो सबसे बड़ी बात ये नजर आई कि जहां पे ये बोल रहा था कि 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड स्ट्रांग है, 1 बॉन्ड वीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि चारों के चारों जो बॉन्ड है वो इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, यानी ना कोई कमजोर है ना कोई मजबूत है, सब बराबर स्ट्रेंथ के हैं, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इन CH4 all 4 angles are 109 डिग्री 28 मिनट, आएगा समझ में। इन CH4 R 4 एंगल्स आर, यहां पे लिख सकता हूं मैं, क्रिएट एंगल 109 डिग्री 28 मिनट रिस्पेक्टिवली टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के बीच में वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड क्रिएट कर रही हैं, जबकि VBT ने बोला था कि नहीं, एक्चुअल में 3 लोग 90 डिग्री का बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, जबकि एक का हम नहीं बता सकते कि कैसा एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। अभी जस्ट आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे बनाया था, डायरेक्ट बना लिया था मैंने, डमरू नहीं बनाया था इसीलिए छोड़ दिया था, जबकि यहाँ पे जब आया था तो दिक्कत थी। अगर मान लो ऐसे होता तो 90 हो जाता, लेकिन ऐसे हो जाएगा तो फिर एंगल चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो एंगल चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं पता था, मतलब ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर ऐसे होता, फिक्स होता कि S इस तरीके से कर रहा है ओवरलैपिंग, SS का इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रहा है, तो एक फिक्स क्राइटेरिया एंगल फाइंड आउट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था और ऐसे भी कर सकता था। तो हर एक केस में देखोगे तो एंगल चेंज हो रहा है ना, इसके रिस्पेक्ट में, पहले यहाँ पे है तो एंगल इतना, अभी यहाँ पे हो गया तो एंगल इतना, अभी यहाँ पे हो गया तो एंगल इतना, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सबके रिस्पेक्ट में देखोगे तो बार बार एंगल क्या हो जा रहा है, चेंज, क्योंकि हमको इसका पता ही नहीं कि फिक्स कैसे होगा ये, इसीलिए बस 3 का डिफाइन था, बाकी 1 का डिफाइन नहीं होने के कारण काम नहीं चल पाया। लेकिन वो जो 3 हमने बताए थे वो भी तो करेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे ये कह रहा है कि CH4 जो है चारों के चारों एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, यानी इसने सब चीज के अंदर इक्वालिटी ला के रख दी, चारों बॉन्ड के अंदर स्ट्रेंथ इक्वल है, चारों बॉन्ड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ओके। तो जब ये बात एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हुई तो यहाँ से ये समझ में आ गया, जो बात समझनी चाहिए वो ये कि VBT failed to explain CH4 स्ट्रक्चर, यानी CH4 के स्ट्रक्चर को समझाने में VBT क्या हो गई, फेल हो गई। अब भैया फिर फेल हो गया, इसमें फेलियर ही बहुत है, तो फिर फेल होगा तो फिर कोई ना कोई तो समझाने के लिए आएगा ही आएगा, तो अब फिर नया अवतार होगा किसी नई थ्योरी का, आएगा समझ में। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो VBT फेल हो गई CH4 में, और यहीं से VBT फेल हो गई। VBT फेल मतलब ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्या हो गया, फेल, यानी ओवरलैपिंग फेल्ड टू एक्सप्लेन CH4 स्ट्रक्चर, खत्म।
यानी यहाँ पे जो बात चल रही थी भाई, ये सब कहाँ से बीबीटी ने दिया था? ओवरलैपिंग के अनुसार ही तो बोला था कि एसएस से बन रहा है, एसपी से बन रहा है, और जितना भी कॉन्सेप्ट बीबीटी ने लगाया सब ओवरलैपिंग का ही तो कॉन्सेप्ट है। पढ़ के आए हो आप। एसपी के बीच में बॉन्ड अच्छा बनेगा, ये ओवरलैपिंग में बताया गया। पी है, पी के अंदर तीन है, अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो तीनों 90 डिग्री पे होंगे, ये भी बात समझ में आई थी। तो वही सब तो बातें इसने अप्लाई की थी बीबीटी ने। तो अगर बीबीटी फेल तो ओवरलैपिंग फेल, बात खत्म, है ना। अच्छा, आप कहेंगे सर तीसरी वाली चीज सिर्फ ज्योमेट्री डिफाइन है। अब क्या ज्योमेट्री डिफाइन नहीं कर लोगे? 4 बॉन्ड है, चारों इक्वल लेंथ स्ट्रेंथ के हैं, तो कोई कमजोर है नहीं, चारों सिंपल है, और चारों के बीच में 109 डिग्री क्या बोलते हैं 109 यानी 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बन रहा है। ये आराम से आप चाहो तो इसका ज्योमेट्री क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स ज्योमेट्री डिफाइंड। एक्चुअल में क्या है, यहाँ से क्या मिल के आया, एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ज्योमेट्री ऑफ CH4 इज डिफाइंड। ठीक है ना। क्यों डिफाइंड है? क्योंकि चारों चीजें हमारे पास हैं, 4 बॉन्ड बन रहा है, चारों कितने एंगल पे बन रहे हैं हमको पता हो गया, तो फिर आराम से हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब बीबीटी फेल हो गई, बीबीटी फेल हो गई एक्सपेरिमेंट के कारण। अब जब ये एक्सपेरिमेंट के कारण बीबीटी फेल हो गई तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब वो नया कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो नया कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं संकरण, ओवरलैपिंग को अतिव्यापन। तो अब हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आ गया संकरण का, हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो ओवरलैपिंग फेल, हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन से हम एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आया समझ में? क्योंकि कौन फेल हुआ था, क्यों फेल हुआ था, क्या बोलते हैं बीबीटी फेल हुआ था। बीबीटी फेल होने के बाद क्यों आखिर ये हाइब्रिडाइजेशन आया, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना। यस, इट इज क्लियर कि हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग की गलतियों को सही करने के लिए आया है। यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ऑक्टेट रूल फेल, ओवरलैपिंग रूल ओवरलैपिंग फेल, अब कौन आ गया, हाइब्रिडाइजेशन। तो अब कल से कहानी हमारी स्टार्ट हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन की। तो ओवरलैपिंग को हम लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कल से हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग कल 6 से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, यही जो केमिकल बॉन्डिंग है इसमें फील लेके पढ़ते हैं, ये मजा आएगा। अदरवाइज ऐसे आप रटते जाओगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ओवरलैपिंग क्या है, नहीं, सीक्वेंस में स्टोरी को समझते हुए पढ़िए। ओके, तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे बताएं, या अगर इस वीडियो के अंदर कोई एरर हो तो उसे भी समझाएं ताकि मैं उसको सही कर पाऊँ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से बता पाऊँ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।